नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज हम देखेंगे एक जापानीज़ महिला जो कि बहुत ही रिसेंटली एक वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो में कैसे वो कर्ड राइस जो है इंडियन स्टाइल में बनाती है। वैसे उनके चैनल में काफ़ी सारे इंडियन रेसिपीज़ हैं। वो एक बहुत ही अच्छी जो है एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही है, जो कि इंडियन कल्चर, इंडियन फूड्स जापानीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से बनाते हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो फिटनेस गोल में कर्ड का एक बहुत ही अहम भूमिका रहा है। तो मैं भी ऑलमोस्ट वेज ही हो गया हूं। अगर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, अगर आसपास वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं है, तभी जाके नॉन वेज खाता हूं, बहुत रेयर केसेस में। तो क्योंकि नॉन वेज में अभी प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इवन कभी मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी नहीं लिया है, सिर्फ नेचुरल डाइट्स पे कॉन्सेंट्रेट करके, विद वो भी नॉन वेज के बिना। तो वहाँ पे कौन कौन से वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस हम ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कर्ड इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो ये जो आपने क्लिप्स देखा, ये मेरा रिसेंटली थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और मैंने कर्ड को यूज़ किया है इसके लिए। तो मैंने पर्सनली तो कर्ड से जो है इंडियन दही से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाए हैं। तो आज देखते हैं जी जापानीज़ भी जो है वो क्या किस तरीके से बनाते हैं। और बाय द वे, पाकिस्तान बांग्लादेशी जो इंडिया के नाम का फ़ायदा उठा के जापान में रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, मैंने पहले भी बोला है और बार बार आप भी इसको लेके वॉइस उठाइए, इंडियन सरकार तक जाए, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है और इंडिया की रेपुटेशन ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा, आई डोंट नो कि हमारे एम्बेसडर्स वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का इतना सैलरी जो है वो लेते हैं, जबकि हमारा इंडिया का ब्रांड नाम यूज़ करके ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग रेस्टोरेंट खोल के हमारी जो रेपुटेशन है वो वहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। एनीवेज, चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे इसको लेके डिटेल्स में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। यार, इन दिनों सच में बहुत गर्मी हो गई है। अभी तो मई ही है, लेकिन तापमान पहले से ही 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जब मौसम गर्म होता है तो दही सबसे अच्छी चीज होती है। बिल्कुल सही। कहा जाता है कि दही शरीर को ठंडक पहुंचाता है और यह भारत में भी बहुत लोकप्रिय है। हाँ, सही कहा। आप इसे चावल के ऊपर डालकर खाते हैं। बिल्कुल, यही तो है, चावल के ऊपर। यही बात इसे इतना अच्छा बनाती है। अरे नहीं, आप मजाक कर रहे हो। नट्टो बेहतर है। हाँ, नत्तो और दही साथ में सच में स्वादिष्ट हो सकते हैं। चावल का मतलब समझाइए। यह नेकुताची है, जो हमेशा भारतीय दही चावल को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक रहता है। आज हम दही चावल बना रहे हैं। वाह, ये सच में दही है। दही चावल एक ऐसा व्यंजन है जो दही से बनाया जाता है और पोरीज जैसा होता है, जिसे दक्षिण भारत में आमतौर पर खाया जाता है। यहाँ एक दर्शक ने दक्षिण भारतीय सेठ भोजन की फोटो भेजी है, जिसमें आप दही को देख सकते हैं। वाह, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर आप दही को अलग से खाते हैं, है ना? हाँ, वह भी ठीक है, लेकिन आखिर में आप इसे चावल के साथ मिलाकर दही चावल बना सकते हैं। अंत में दही चावल। उन रेस्टोरेंट्स में इसे आजमाना आसान होता है जहां आप चावल की दूसरी सर्विंग ले सकते हैं। यह आमतौर पर खाने के अंत में खाया जाता है और कहा जाता है कि यह पाचन में मदद करता है। समझ गया, इसलिए इसे आखिर में खाया जाता है। आखिर सरल तरीके से समझाने के लिए, नरम चावल पकाओ, उसे दही के साथ मिलाओ और खुशबू के लिए मसाले डालो। हो सकता है तुमने दही को भोजन में देखा हो, लेकिन कभी चावल पर डाला ना हो, या फिर हो सकता है तुम अंत में दही चावल पर डालते हो, या फिर तुम घर पर दही चावल बनाते हो और नत्तों के साथ भी खाते हो, जिससे जापानी और भारतीय दोनों तुम्हें डांटते हैं। वैसे भी देखते रहो। ठीक है, चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। और इसी तरह एक और सप्ताह शुरू होता है। सामग्री की सूची वीडियो विवरण में है। सबसे पहले बासमती चावल को 2 से 3 बार धोकर 30 मिनट के लिए भिगो। यह लंबा पतला चावल इस चैनल पर अक्सर इस्तेमाल होता है। असल में दही चावल के लिए नरम चावल ज्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए नया चावल खरीदना मेरे बजट के लिए मुश्किल है, इसीलिए इस बार मैं बासमती चावल ही इस्तेमाल करूंगा। 30 मिनट भिगोने के बाद हम चावल पकाएंगे। भिगोए हुए चावल को छानकर एक बर्तन में डालो और पानी डालो। क्या उस बर्तन के लिए चावल थोड़ा कम नहीं है? पकने के बाद ये बढ़ जाएगा। अब ढक्कन से ढक दो। मैंने ढक्कन के छेद पर टेप लगा दिया है। पुरानी तरह से खाना बनाना, मध्यम आंच पर उबालो। फिर बहुत धीमी आंच पर पकाओ। बर्तन के अंदर ऐसा दिखता है। अंदर देख पाना थोड़ा डरावना लग रहा है।
क्या यह सच में सुरक्षित है? क्या अचानक उबलकर बाहर नहीं निकल जाएगा? मानना हैरानी की बात है, ये ठीक है। यह बर्तन पूरी तरह से सील नहीं है, इसीलिए यहाँ से भाप निकलती है। मैं देख सकती हूँ कि वह दरार से बाहर आ रहा है। 鍋底の方で水分がグツグツしてるのでもうちょいですね。 5 मिनट के बाद ये ऐसा दिखता है। यह शांत हो गया है। नीचे अभी भी बुलबुले बन रहे हैं, इसीलिए थोड़ा और पकाओ। 2 और मिनट बाद जब पानी खत्म हो जाए तो आग बंद करो और ढक्कन खोलो। ええ感じじゃないでしょうか。 क्या यह अच्छे से पका है? अच्छा लग रहा है। इसे नरम पकाना बहुत जरूरी है। अब चावल को एक कटोरे में डालो। मात्रा बहुत बढ़ गई है, खासकर बासमती चावल के साथ। यह पानी सोखकर फूल जाता है। इसे हल्का सा मैश करो। उफ, मैश करना दही के साथ मिलाने का सोचकर ही अजीब लग रहा है। असल में ये ठीक है, हैरानी की बात है। वैसे मैं जापानी चावल इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती, वह बहुत चिपचिपा होता है। इसके बजाय इंडिका चावल इस्तेमाल करो। मैश करने के बाद इसे ठंडा होने दो। इसे बहुत बारीक मत मैश करो, बस थोड़ा मोटा मैश करो। जब ये ठंडा हो जाए तब दही डालो। आखिरकार यह आ गया है। अरे नहीं, हम सच में ये कर रहे हैं। सब ये दही और चावल जैसे भारत में ट्रेन और ब्लड सर्कुलेशन जितने ही कॉमन है। रुको, क्या तुमने अभी कहा ट्रेन और ब्लड सर्कुलेशन कल्चर है? अब दूध डालो। रुको, दूध भी? ये स्कूल के दोपहर के खाने जैसा है। चावल में दूध डालना बहुत विवादित बात है। दूध वाले और बिना दूध वाले दोनों वर्जन होते हैं। ご飯に牛乳です。牛乳を入れる作り方と入れない作り方、両方あるみたい。 लेकिन दूध दही को कम खट्टा और ज्यादा माइल्ड बनाता है। आखिर में नमक डालो और अच्छी तरह मिलाओ। वाह, कितना सफेद है। अभी तक हमने सिर्फ सफेद चीजें इस्तेमाल की हैं। अब जब सब कुछ मिल गया है, इसे अलग रखो और तड़का बनाओ, क्योंकि आखिर में मसाले ही न्याय हैं। अगर आपके पास घी है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो तेल भी ठीक है। अगर आपके पास घी है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो तेल भी ठीक है। सबसे पहले राई के दाने डालो। जब वे चटकने लगे तो जीरा और दाल डालो। スタードシートが弾け始めたら、クミンシートとダールを加えます。 हालांकि इसे पूरा मसाला कहा जाता है, लेकिन और भी डाला जाता है। यह दक्षिण भारत का एक आम मिश्रण है। अब काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च डालो। बहुत सारी चीजें डालनी है। काली मिर्च ऑप्शनल है, यह रेसिपी पर निर्भर करता है। फिर अदरक और करी पत्ते डालो और जल्दी से भूनो। इसमें तेल समेत सब कुछ चावल पर डालो और मिलाओ। अब छकने का समय है। दाएं तरफ कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा क्या? 押し付けたぜ。 असल में इसे आमतौर पर अचार के साथ खाया जाता है, जो एक तीखा तेल वाला मसाला होता है। लेकिन मुझे अचार पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी। ऐसे ही खाना थोड़ा ज्यादा सख्त लग रहा है। चखो मारिसा। ठीक है, खा रही हूँ। नम नम। अरे, हैरानी की बात है कि ये तो खाने लायक है। मसालों और भुनी हुई दाल से अच्छी खुशबू आ रही है। स्वाद भी काफी अच्छा है। ほら ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी स्वादिष्ट है, खाओ ना मारिसा, सच में ये अच्छा है। ठीक है, नम नम। दूध जैसा स्वाद और नत्तों की लचक मेरे मुंह में मिल गई है। अजीब तरह से स्वादिष्ट है। मैं हैरान हूँ। गर्मियों की सुबह के नाश्ते के लिए एकदम सही। लेकिन अगर आप इसे नत्तों के साथ मिला रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर करें। अब चलो चलते हैं हमारे सामान्य सेक्शन की ओर। कमेंट्स का जवाब कोना। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पिछली वीडियो से आए उन कमेंट्स को लेते हैं जिनमें पूछा गया था कि क्या एक्सपो में इंडियन पवेलियन कभी खुला था। योम्यूरी शिम्बुन के अनुसार यह आखिरकार 1 मई को खुला, 18 दिन की देरी से। सर ने इंडियन पवेलियन 2 हफ्ते देर से खुला। हाँ, यही तो इंडिया टाइम है। एंड कम से कम सुरक्षित रूप से खुल तो गया। अगर आप इसे सुरक्षित कह सकते हैं तो ठीक है। जाहिर है भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि यह जरूर समय पर खुलेगा, इसलिए निर्माता ने सोचा कि जरूर नहीं खुलेगा। यह तर्क थोड़ा गलत लग रहा है। まあそうでしょうね。ところで今開催されている万博のことを調べていたら、 जब मैं वर्तमान एक्सपो के बारे में खोज कर रहा था तो मुझे 1970 के ओसाका एक्सपो की जानकारी मिली। अब बताया जाता है कि उस समय भी भारतीय खाना खाया जा सकता था। आज के मुकाबले भारतीय व्यंजन तब बहुत कम जाने जाते थे। एक्सपो मेमोरियल पार्क की वेबसाइट के अनुसार इंडिया पवेलियन की दूसरी मंजिल पर अक्का रेस्टोरेंट था, जिसमें 80 सीटें थीं, जो सीधे सरकार द्वारा चलाया जाता था। वहाँ तंदूरी चिकन, करी, नान और मटर पुलाव जैसे व्यंजन परोसे जाते थे। तंदूरी, चिकन करी, पोर्क करी और मटर पुलाव के साथ पूरा खाना 1400 येन में मिलता था। चिकन महानी क्या है? शायद चिकन मखनी होगा। और मटर पुलाव मतलब चावल मटर के साथ। मटर से मतलब बीन्स हो सकता है। समिनिस डोंडोर, जब एक्सपो में भारतीय खाना पेश किया गया था तो पोर्क करी क्यों थी? यह सोचना दिलचस्प है कि उस वक्त के 1400 येन की कीमत आज कितनी होती।
अगले, इस चैनल में इस्तेमाल होने वाले पपरिका पाउडर के बारे में कमेंट्स। पपरिका पाउडर का उपयोग इस चैनल में अक्सर लाल रंग पाने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में भारतीय खाने को लाल क्यों बनाना जरूरी है? ステーク必要があるのはなぜなんですかね。 ऐसा क्यों है? मैं सोच रही हूँ, मुझे पता नहीं। सानी, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे दिखावट ज्यादा रंगीन और आकर्षक बनती है। भारत में पीला और लाल रंग अक्सर इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी पकवान के हिसाब से हरा या सफेद रंग भी खास दिखाया जाता है। पीला हल्दी के रूप में जाना जाता है। इस चैनल पर पहले भी सफेद रंग के भारतीय खाने की सीरीज आई थी। अब तुमने कहा तो सही है, भारतीय खाने में रंगों पर बहुत ध्यान होता है। のかもしれません。 नेक्स्ट, पिछले वीडियो में दर्शकों द्वारा भेजे गए युशियांग बैंगन डिश से जुड़े कमेंट्स। युशियांग बैंगन से बनी जो वर्जन है उसे मापो एगप्लांट कहा जाता है, जिसे मारूमिया ने तैयार किया है। मापो एक प्लांट तो एक चीनी डिश नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि यह अलग है। सीएडी दोनों तले हुए बैंगन हैं, जिनमें कीमा भी होता है, लेकिन युशियांग बैंगन को जापानी स्वाद के हिसाब से मैपो टोफू जैसा बनाया गया है, जिसमें कम तीखापन होता है, और वही मैपो एक प्लांट कहलाता है। जापानी लोग विदेशी खाने को लगातार बदलते रहते हैं और मारूमिया ने यह वर्जन बनाया है। पहले तो ऐसा लगता है कि मारूमिया और अजिनोमोटो ने इसे बनाया है। हैरानी की बात है, ये नया है। यह 1980 के दशक में बनाया गया था। と感じるか昔と感じるかは年齢によって違ってきそうです。 यह आप पर निर्भर करता है कि आपको 80 के दशक हाल ही का लगता है या बहुत पुराना। अब अगला सहायक कमेंट ने दर्शकों के बीच जानकारी के आदान प्रदान को जन्म दिया। क्या तेज पत्ता और लॉरेल पत्ता एक ही चीज नहीं है? तेज पत्ते को इंडियन बेलीफ भी कहा जाता है। लॉरेल के पेड़ से आता है, लेकिन तेज पत्ता अलग पेड़ से होता है। आपके कमेंट की वजह से मैं पहली बार फर्क जान पाया। ますが、実際には単にベイリーフというと月桂樹の葉、つまりローリエを指すそうです。あ、そうなんだ。じゃあベイリーフイコールローリエってことでよくない？ところがインド料理の世界でベイリーフというとインディアンで इस चैनल का इस मामले में कोई खास योगदान नहीं है, है ना? और इस चैनल पर हम तेज पत्ता कहते हैं, लेकिन असल में तेज पत्ता का मतलब आमतौर पर लॉरेल के पेड़ का पत्ता होता है। ओह सच में? तो क्या तेज पत्ता यानी लॉरेल पत्ता ही है? लेकिन भारतीय खाने में तेज पत्ता का मतलब इंडियन बेलीफ होता है, जो दालचीनी के पेड़ से आता है। तो पहला कमेंट जो कहता है कि तेज पत्ता मतलब लॉरेल होता है, वह सही था। अगली बार हमें दालचीनी पत्ता या कुछ ऐसा लिखना चाहिए। आखिरी में एक कमेंट में बताया गया है कि सिचुआन मसाला पावलाजियाओ कैसे बनाते हैं। एक साफ कंटेनर को स्टेरिलाइज करें, उसमें ताजा मिर्च डालें और लगभग 5 से 8% नमक वाला पानी इतना डालें कि मिर्च डूब जाए। ढक्कन हल्का सा ढककर कमरे के तापमान पर छोड़ दें। किण्वन के बाद इसमें खटास आ जाती है और यह तैयार हो जाता है। आप इसमें अदरक या लहसुन भी डाल सकते हैं। यह वाकई में आसान है और लगता है इसे सिर्फ मिर्च और नमक से बनाया जा सकता है। तो इसे घर पर बनाना काफी आसान है, लेकिन ताजी मिर्च चाहिए, इसीलिए सामग्री मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह लाल मिर्च है, हरी मिर्च नहीं। शायद कोरियन किराने की दुकानों में मिल जाए। अगर आप इसे खुद बनाएं तो घर पर असली सिचुआनी खाना बना सकते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अगर पावलाजियाओ को भारतीय कीमा करी में डालो तो वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगी। मुझे लगता है इसमें किण्वन से स्वाद आता है। नेपाल के खाने में भी ऐसा ही एक करी है। क्या वो फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स थे? मैं पावलाजियाओ कीमा करी आजमाना चाहता हूँ। さて、来週の猫田さんは猫田です。次回は今更ながら南インドの定番料理、ラッサムに挑戦します。ラッサムやったことなかったっけ？コリアンダーラッサムとかパイナップルラッサムとか、ちょっと変わったやつはやったことあるんですけどね。スタンダードなのはまだでした。ということで、風呂入れよ、風邪ひくなよ。米にはヨーグルトだぞ。また来週。कमेंट्स में अनेबल टू क्लीन अप ने लिखा है कि जब मैं चावल की खीर बनाता हूं और खाता हूं तो मुझे आराम महसूस होता है। ये एक मिठाई जो मुलायम उबले चावल को मीठे दूध में मिलाकर ठंडा करके और ऊपर से दालचीनी डालकर बनाई जाती है। उसके बाद अत्सुहिरो कुमुरा ने लिखा है कि मुझे लगा यह डिश आसान है, लेकिन आखिरी तड़का बहुत मुश्किल था। बाद केकेडीडी ने लिखा है शोवा ओसाका एक्सपो में एवरेज मंथली सैलरी 50,000 येन था, तो इंडियन पवेलियन में 1,400 येन वाला खाना उस मंथली सैलरी का लगभग 3.5% था। आप मिर्ची ऑनलाइन अमेज़न या राकुतेन से ऑर्डर कर सकते हैं और वहां हरी मिर्च वाली भी मिलती है। ये एक अलग जॉनर में आता है, लेकिन रूसी बीफ स्ट्रोगनॉफ भी क्रीम, खट्टी मलाई और स्मेटाना एक प्रकार का ग्रीक दही से बनता है। तो मुझे लगता है ये दही चावल की एक ब्रॉड डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद इचिरो तनाका ने लिखा है कि जब बुद्ध ने उपवास छोड़ दिया था तो यह मानते हुए कि तपस्या से ज्ञान नहीं मिलेगा, तो उन्हें सुजाता नाम की एक महिला से एक भेंट मिली और उन्होंने मीठे दूध में उबले चावल का दलिया खाया। ऐसा लगता है कि भारत में चावल और दूध को मिलाना एक आम परंपरा है।
उसके बाद नुइचोस ने लिखा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यह डिश कैसी स्वाद वाली होगी, लेकिन दूध वाला नाटो मेरी कल्पना से बेहतर था। यह ऐसा है जैसे नाटो और अंडे की जर्दी का सिंप्लीफाइड वर्जन, और इसका स्वाद गाढ़ा और मलाईदार होता है। मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, नाटो में लगभग एक बड़ा चम्मच दूध डालता हूँ, उतनी ही मात्रा जितनी अंडे की जर्दी की होती है। मैं उन लोगों को इसे आजमाने की सलाह देता हूँ जो इसे नहीं जानते। उसके बाद कारपिंचा ने लिखा है, एक व्यक्ति मिजुनो जिनसुके ने भी इसे डिजाइन करी कहा और करी सॉस के रंग को लेकर बहुत विशेष है। उसके बाद डी सुअर्सिनाल ने लिखा है कि अगर आप इसे चावल की तरह नहीं सोचें बल्कि दही और अनाज का मिश्रण समझें तो शायद आप इसे आसानी से खा सकें। उसके बाद राशोमोन ने लिखा है कि 1970 के ओसाका एक्सपो में अशोक रेस्टोरेंट में एक फुल कोर्स मील की कीमत 1400 येन थी, जो आज के वैल्यू में लगभग 40,000 से 50,000 येन होगी। वैसे उस समय एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 से 50,000 येन होगी। 80,000 येन थी, तो ये काफी महंगा था। उसके बाद कियोको ने लिखा है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मिल्क टी राइस खाना कोई समस्या नहीं होगी, जैसे कोचाची कार्डन जैसी मीठी मिल्क टी को बचे हुए चावल पर डालकर खाना। वैसे मिल्क टी राइस बस चाय और चावल का स्वाद देता है, इसीलिए इसे मिठाई नहीं माना जाता। मैंने यह अपने आसपास के लोगों को भी दिया और उन्होंने कहा कि यह काफी अच्छा था। उसके बाद कायोएस PF9 ने लिखा है, मेरे पास सेंट्रल एशियन कर्ड यानी सूखा दही है, तो मैंने सोचा इसे बासमाटाई राइस के साथ बनाना मजेदार हो सकता है। उसके बाद केंसई शिकिजाकी ने लिखा है कि जब और भी कई डिश हैं जैसे रिसोटो और डोरिया, तो लोग चावल और दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हाइट सॉस आदि को क्यों नकारते हैं, ये मैं नहीं समझता। उसके बाद यूजर MC4 ओकाज़ेकी मसीता ने लिखा है कि यह मसालों से भरपूर है और इसे एक शानदार अंत मिलता है। उसके बाद यूमू लविंग हिस्ट्री नर्ड ने लिखा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दही के साथ चावल खाऊंगा। शायद अगर आप स्टू को चावल पर डालें तो वह स्वादिष्ट हो सकता है। उसके बाद होही ने लिखा है कि बिरयानी रायता और दूध दलिया को देखकर शायद यह सच में ठीक है। उसके बाद सीयूएल जॉन स्मिथ ने लिखा है कि चावल और दही, जापान में चावल और बीन्स का पेस्ट भी एक कॉम्बिनेशन है, हाहा। उसके बाद द अदर साइड ऑफ द वुंड ने लिखा है कि मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन बिरयानी और रायता तो स्वादिष्ट होते हैं। गुड़िया और दूध वाला दलिया तो बचपन से मेरे घर का मुख्य भोजन रहा है, लेकिन अचार की बात है। नाटो एक कांटो निवासी होने के नाते मैंने इसे अपने जीवन में केवल 2 बार खाया है। आखिर में रशोमोन ने लिखा है, दही चावल। खैर, नाटो चावल को भी विदेशियों की नजर से अजीब खाना माना जाता है। दुनिया की फूड कल्चर सच में बहुत डाइवर्स हैं।